नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्म के साथ साथ व्यक्ति अपनी जो सामाजिक तौर पे जो भूमिकाएं बांधता है वो वाकई एक प्रशंसनीय होती है। जब व्यक्ति समाज में अपना योगदान देता है और समाज के बाहर जो अपनी मातृभूमि उसमें जब योगदान देता है तो व्यक्ति की महानता उसी से बनती है। और आज जब व्यक्ति जब समाज से और शहर से जब बाहर होता है तो उसकी महानता वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जिन्होंने समाज में योगदान के साथ साथ अपने ऐसे व्यक्तित्व के धनी बने हुए हैं जिन्होंने हर सेक्टर में अपने आप को फील्ड में तैयार किया है और हर सेक्टर के अंदर उनका कुछ न कुछ योगदान रहा है। और वो अपने जीवन को इस भांति जीते हैं कि किसी भी तरह से उनके जीवन में संकट या किसी भी तरह की उनकी संघर्ष की उनकी मेहनत के साथ साथ उनके संघर्ष की कभी भी उनको कोई संभावनाएं नहीं नजर आई। और एक सामाजिक तौर पर पूरे एक्टिव पर्सन है जो कि आज हमारे साथ बैठे हैं। नमस्कार गजानन जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में किस शहर से बिलोंग करते हैं और यहाँ सूरत कब आना हुआ? राजस्थान में मेरा नेटिव प्लेस बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नोखा तहसील है। वहाँ पर 1954 में मेरा जन्म हुआ। वहीं मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई हायर सेकेंडरी तक। फर्स्ट ईयर मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर में की। उसके बाद मेरा पढ़ाई में मन लगा नहीं किसी कारण से और मैंने पढ़ाई छोड़ करके अपने पैतृक बिजनेस जो थे दिनेटा वहाँ मैं चला गया, जहाँ पर हमारे जूट और टुबाको का काम था। तो मैं मेरे पिताजी के काम में हाथ बटाना वहाँ शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर वहाँ पर परचेज, सेल, अकाउंट वगैरह सब में बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। आप राजस्थान में नोखा तहसील से बिलोंग करते हो और जहाँ का एक बिजनेस शेड्यूल इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ के जो भी व्यक्ति, चाहे वो बंगाल जाए, चाहे सूरत आए, चाहे आसाम जाए, वो एक बिजनेस के अंदर परफेक्ट होते हैं। और आप सामाजिक तौर पे ऐसे जाति से भी बिलोंग करते हैं जो बिजनेस के सेक्टर में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जाति बोलते हैं। तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या आपको कभी बिजनेस के अंदर कभी ये जो पढ़ाई आपने छोड़ दी थी उसके बाद बिजनेस में कभी आप अकाउंटेंसी के अंदर कभी कोई दिक्कत आई? नहीं, दिक्कत हमारे को कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे पिताजी पहले से भी आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न थे और व्यापारिक में भी संपन्न थे। प्रतिष्ठा उनकी वहाँ अच्छी थी। हमारा जो वहाँ फार्म है दिनेटा के अंदर, जो किशन लाल भागीरथ और भैरवनाथ देवचंद पढ़ते थे, वो लीडिंग ग्रुप में आते थे और वहीं से वो टबाको का सारा लीडिंग वहीं से होता था। और उनके कभी भी इतने बराबर के फार्म में जो दूसरे लोग भी काम करते थे, कभी उनके आपस में संघर्ष नहीं हुआ। वो सबको साथ लेके चलते थे, इसलिए उनका वहाँ मान सम्मान बहुत था। और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होने से हमारे को कभी कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियल की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से, उनकी गुडविल से हर समय हमें को आगे से आगे रास्ता हमारे को मिलता गया। जो आपका ये सूरत आना कब हुआ? 1985 में हमारा परिवार का आपस में डिवाइडेशन हुआ। हमारे पिताजी के 4 भाई थे, तो हम लोग वैसे ही बैठे थे आपस में, बिजनेस को भी कैसे सुचारू रूप से चले, आगे खर्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं, अपने परिवार जैसे बढ़ रहा है और बिजनेस उस हिसाब से बढ़ नहीं बढ़ रहा है। तो फिर बैठे बैठे ऐसा हुआ कि भाई ठीक है, अभी हमारे पिताजी के 4 भाई में से 3 भाई गुजर गए थे। छोटे छोटे काका जी थे भागीर जी, उनके मन में ये ऐसा रहा कि भाई मेरे रहते रहते सब अलग हो जाओ तो भी अच्छी, अभी सब अपन संपन्न भी है, सबके पास काम करने की कैपेसिटी भी है, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है। तो हम लोग चारों अलग हो गए। 85 के अंदर मैं यहाँ सूरत आया। मैं यहाँ सूरत के लिए नया था। कपड़े के बिजनेस में या हमारे 7 पीढ़ी में किसी ने किया नहीं था पहले। तो मैं आते ही पहले ही यहाँ देखता गया, देखा भी क्या करना चाहिए। तो मैं पहले बिल डिस्काउंट का काम शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेडिंग का काम शुरू किया। मैंने कहा भी जब डिस्काउंट के अंदर अगर 2.5 रुपये 3 रुपये ब्याज भर रहे हैं लोग कपड़े में, तो इसका मतलब ट्रेडिंग में ज़्यादा कमाई होगी। उस हिसाब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो पहले 8-10 लाख का माल बनाया, वो माल भी बिका नहीं। कोई बोले इसमें कलर मैचिंग ठीक नहीं है, कोई बोले इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, कोई कुछ बोले। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर उस काम में लगते गए और आगे काम बढ़ता गया। जैसे कि आप बढ़िया जाति से और वैसे जैसे आप बता रहे हैं डिस्काउंट से शुरुआत की थी ब्याज के साथ में, तो उसमें कभी आपको ऐसा कहीं लगा सूरत के अंदर नए नए आप आए थे और उस परिवेश से जो आप पारिवारिक परिवेश को छोड़ के नए शहर के अंदर आए, तो कभी ऐसा मुसीबत या कोई संकट ऐसा आपके जीवन में आया जिससे ये लगे नहीं वापस अपने परिवार के बीच में कोई बिजनेस करे? नहीं, ऐसा नहीं आया। ऐसा तो इसलिए नहीं आया कि भाई पैसे सफिशिएंट थे, जिसमें डिस्काउंट के अंदर जो इनकम होती थी वो खर्च से ज़्यादा इनकम होती थी। और बिज़नेस में बिल्कुल नया था। तो वो तो जहाँ से हम भाई दोनों, हमारे बड़े भाई मालचंद जी और मैं, जो बिज़नेस वहाँ जूट और टुबाको करते थे, वो छोड़ के आए। तो बिज़नेस तो बिल्कुल नई लाइन थी। तो वो तो एक रिस्क थी भी कैसे सेट होगी, क्या होगी। लेकिन मन में कभी कमजोरी नहीं थी कि सेट नहीं होगी। बिगैर पैसे ही लोग काम को सेट करते हैं। तो अपने पास तो पैसा है तो क्यों नहीं सेट होगा, ये मन में एक मनोबल था। तो आप यहाँ पे सूरत में किन किन सामाजिक संस्थाओं से और से जुड़े हुए हैं?
सामाजिक संस्थाओं तो मैं दृढ़ता से भी जुड़ा हूँ। वहाँ भी हमारे जो टोबैको मर्चेंट एसोसिएशन थी वो हमारे फर्म से ही वहाँ संचालित होती थी। पिताजी हमारे प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ सारी मीटिंगें होती थी। तो उस समय से भी ये राजनीति के मतलब ये सामाजिक के जो वायरस है वो शरीर में घुस गए थे। यहाँ आने के बाद मैंने हर की जो भी संस्था थी, प्रकृति मंडल का सह सचिव बना सबसे पहले, उसके बाद मैरिज ब्यूरो का मेंबर बना, फिर मैरिज ब्यूरो का अध्यक्ष भी रहा। मैं श्री भवन यहाँ से बना तो वहाँ से मैं एडोप कमेटी में 6 साल तक कोषाध्यक्ष रहा। उसके बाद 3 साल कोषाध्यक्ष, 3 साल मंत्री और 3 साल अध्यक्ष रहा। अभी भी गवर्निंग बॉडी में मैं हूँ। तो इसमें जैसे आप मैरिज ब्यूरो की बात करें, मैरिज ब्यूरो के आप अध्यक्ष भी रहे हैं समाज के तौर पे, लेकिन मैरिज ब्यूरो के अंदर अभी जो सामाजिक तौर पे जो ये उम्र का तकाजा है, जो एजुकेशन के अंदर जो फॉल्ट हुए हैं, लड़कियों के जो एजुकेशन सबसे तेज़ निकल रही है और लड़के कम पढ़ाई करें, तो कहीं इसके अंदर डिस्टेंस जो आ रहा है उसको कहीं अदर कास्ट मैरिज को बढ़ावा नहीं दे रहा? नहीं, अदर कास्ट को तो ऐसा है कि जैसे लड़के और लड़के दोनों भी आजकल ओवर एज में शादी होती है, तो वो जब पढ़ाई करते हैं तो अपने हिसाब से वो सिलेक्शन करते हैं। तो ये इंटरकास्ट वाला काम तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और भी आगे लगता है कि बढ़ेगा ये। इसमें कभी कोई सामाजिक तौर पे कोई पहल ऐसी जिससे ये सब रुके और समाज वापस उसी दिशा में प्रेरित हो जैसे आपने शुरुआत की थी? नहीं, समाज पहल करता है। सामाजिक जो मीटिंगें होती हैं उसमें इनके उल्लेख भी होते हैं, लेकिन ये दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो उल्लेख करने के लिए जो टेबल पे बैठते हैं, थोड़े दिनों बाद उनके घरों में भी ऐसी घटनाएं घट जाती है, तो वो बिल्कुल पीछे हट जाती है वापस। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि आज ये चीज़ें बढ़ रही है। लेकिन अपने जैसे आप बताए सामाजिक तौर पे आप यहाँ गुजरात के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो उपाध्यक्ष के तौर पे आप सामाजिक एक्टिविटियाँ क्या देते हैं समाज को? समाज में एक्टिविटी यही है कि जैसे समाज की विभिन्न संस्थाएं होते हैं, जैसे संकल्प संगठन हमारे यहाँ चलता है, जैसे महासभा से प्रांतीय, फिर प्रांतीय से जिला सभा से तहसील सभा। जैसे सूरत के अंदर 8 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, तो जिला अध्यक्ष के अंतर्गत 8 सभाएं आती है, तो वो अलग अलग काम करती है, अपना प्रोग्राम करती है। कोई ब्लड कैंप का है, कोई कवि सम्मेलन का है, कोई मान लो बच्चों को बुक्स वगैरह देने का है। इस तरह से मतलब 17-18 संस्थाएं हैं। साल में करीब 25-30 प्रोग्राम होते हैं। वॉलीबॉल का होता है, क्रिकेट का होता है, सब प्रोग्राम होते रहते हैं। सामाजिक उत्थान के लिए भी काफ़ी होते हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली में और कौन कौन रहता है आपके अलावा? फैमिली में मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं, मेरे 2 भतीजे रहते हैं, 2 मेरे लड़के रहते हैं। वो सभी इसी बिजनेस में है, कपड़े के बिजनेस में ही है सारे। अच्छा, तो बिजनेस के अलावा आपकी क्या एक्टिविटियाँ, हॉबी क्या रहती है? नहीं, बिजनेस के अलावा तो एक एक्टिविटी यही रहती है कि सामाजिक काम में जो भी सामाजिक काम यहाँ होते हैं उसमें मैं लगभग सब में भाग लेता हूँ। जो मेरे से बन पड़ता है वो कंट्रीब्यूशन भी सब जगह में देता हूँ। आप जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान एक ऐसा शहर है जहाँ पे सूखा और रेतीले दौरे जहाँ के देखने के लिए होते हैं वो, और वहाँ बिजनेस का इतना स्कोप नहीं होता है, तो उसके कारण से कभी ऐसा नहीं आता कि नहीं कभी ऐसा मन करे नहीं राजस्थान में भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम अपनी मातृभूमि से साथ जुड़े रहें? नहीं, राजस्थान में जैसा है कि हमारे पूर्वजों ने भी कभी राजस्थान में बिज़नेस किया नहीं, तो इसलिए राजस्थान से बिज़नेस से तो हमारा लिंक कभी रहा ही भी नहीं। अभी भी हमारे को ऐसा नहीं लगता कि भाई राजस्थान में हमारा बिज़नेस नहीं है तो हमारे को कोई इनफेरिटी या कोई कमी महसूस होती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सूरत में काफ़ी टाइम से रह रहे हो, काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से एक्टिविटियाँ आप दे रहे हैं, तो कभी ऐसा मन में आया कि नहीं अब एक उम्र के साथ में आदमी का ये लगता है नहीं अब मैं अपनी कामयाबी से या अब मैं सारे एक्टिविटियों से संतुष्ट हूँ या नहीं अभी और मुझे आगे बढ़ना है? नहीं, आगे बढ़ने की बात तो अलग है, लेकिन सामाजिक में जैसे जैसे बच्चे अभी काम देख रहे हैं, काम से थोड़ा फ्री हो रहा हूँ, तो उसमें सामाजिक एक्टिविटी में भाग थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, सामाजिक कामों में भाग ज़्यादा लेना चाहिए। कामयाबी से आप अपनी संतुष्ट हैं? हाँ, मैं एकदम बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो आप ये बताइए हमें कि अब जैसे सामाजिक तौर पे जो अभी मूवमेंट चल रही है बच्चों का, जैसे आपने जिक्र किया कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो उन लोगों की मानसिकता और आपकी मानसिकता में कहाँ पे आपको बिजनेस के तौर पर या समाज के तौर पर कहीं ऐसा लगता है कहीं विरोधाभास हो रहा हो? नहीं, विरोधाभास नहीं। अभी जो बिज़नेस का ट्रेंड है वो भी काफ़ी अलग हो गया है, जो हमारे समय में था और अभी थे। अभी बिज़नेस बहुत एडवांस चल रहा है। जितनी इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा आ गई है और क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा आ गया है। उतना क्रिएशन पहले नहीं था। 4-5 आइटम आपने बना लिए तो वो भी 4-5 साल तक आप बेचते रहते थे, तो कोई तकलीफ नहीं थी। अभी तो हर 15 दिन पर आपको 20 आइटम चाहिए, हर दिन नया आइटम चाहिए। तो वो अभी हम लोग कर सके ऐसा संभव भी नहीं है, ये बच्चे ही कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को न तो कोई फुर्सत रहती है बिज़नेस से, सुबह से शाम तक फुर्सत भी नहीं रहती है इनको बिज़नेस से। तो इसलिए कोई कंट्रोवर्सी या कोई बच्चे हमारे से अच्छा काम कर रहे हैं। जो अपने एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो मूवमेंट जो चल रही है अभी समाज के तौर पे या कोई भी जाति के तौर पे, कभी एक यंग जनरेशन है वो बिजनेस को ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है और नहीं कि समाज को इंटरेस्ट रखे,
उसी के कारण से वो इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि उनके अंदर वो कभी भी समाज के अंदर ये चीज़ें नहीं देखते भी समाज हमसे जुड़ना चाहिए, समाज के तौर पर अपना विकास करना चाहिए। ऐसा उनकी एक मनोवृत्ति होती है, वो क्या वो दूर जाना चाहते हैं समाज से। तो कहीं ये नहीं लग रहा कि अपने समाज से जो एक्टिविटियों से जो युवा दूर जा रहा है उसको रोक के वापस समाज के अंदर लाना चाहिए? नहीं, ये एक्टिविटी तो महासभा से भी चलती है, सामाजिक लेवल पे भी चलती है, लेकिन इसको अभी ये खाली स्टेज पर बातें करने की रह गई है। इस पर ग्राउंड लेवल पे इतना काम नहीं होता है किसी से भी, क्यों न तो इतना टाइम है किसी को, न आजकल वो इतना पेशेंस रहा कि कोई आदमी हर किसी की सुने। आगे कोई बड़ी आदमी कोई बोल देता था राइट या रॉन्ग, कुछ भी बोलते थे तो लोग उसका सम्मान से आदर करते थे, उसकी बात को मानते थे। अब तो बोलते हैं इनको कुछ मालूम तो है नहीं, ये तो पुराने हो गए, ओल्ड डेटेड हो गए, साठी बुद्धि इनकी दूर हो गई है, अब इनको आइडिया तो है नहीं, ये नए परिवेश में नहीं है। तो इसलिए ग्राउंड लेवल पे उतना काम नहीं होता है, खाली भाषणबाजी और स्टेज लेवल पे ही काम होता है। आपने समाज की कुछ विडंबनाएं बताई है जिनको शायद देखना या करना बहुत समझना ज़रूरी है नज़दीक से। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो अभी यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे उनके जो भविष्य के प्रति जो रुझान है वो तरबतर आगे बढ़ता जाए? वो अपनी संस्कृति को और अपने समाज को ध्यान रखे, संस्कृति को अपने छोड़े नहीं, समाज से हमेशा जुड़े रहे, समाज का थोड़ा भय भी रखे और अपनी संस्कृति को बिल्कुल नहीं छोड़े। आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपको सब कुछ विरासत में मिला है और आप जैसे बता रहे कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन इसके अंदर जैसे हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो समाज के तौर पर आपका योगदान है, जो परिवार की तरफ से आपका योगदान रहा है हमेशा, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं और समाज पीछे जा रहा है, या समाज आगे बढ़ रहा है हम पीछे जा रहे हैं? नहीं, समाज में आगे बढ़ने वाले भी हैं, पीछे होने वाले भी हैं। ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। बहुत कम लोगों की ऐसी है जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से बराबर निरंतर समान रूप से चले, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। बाकी तो हर कुछ आगे जाने वाले भी हैं, पीछे जाने वाले भी हैं। आप जैसे यहाँ जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं और अभी सामाजिक जो दूरियाँ बढ़ रही है, उसके हिसाब से मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ सूरत आए और सूरत में कभी आपको ये जो क्लाइमेट है यहाँ का, और आप जहाँ बंगाल में रहते थे वहाँ का क्लाइमेट में कभी आपको ऐसा अंतर नहीं लगता कि नहीं यहाँ का क्लाइमेट में और वहाँ के क्लाइमेट में काफ़ी अंतर और बिजनेस यहाँ से ज़्यादा बेटर वहाँ हो सकता है? नहीं, क्लाइमेट का तो फर्क सब जगह अपने अपनी जगह रहता ही है, लेकिन आपको बिजनेस करना है और वहाँ पर आपको जीवन यापन करना है, उपार्जन करना है, तो आप अपने तन मन से कीजिए, तो अपने आप से वो जगह अच्छी लगेगी आपको। क्यों जहाँ रहते हैं वहाँ अपने को काम करना है, तन मन लगा करके काम करना है, सात्विक काम करना है, तो फिर तकलीफ काएगी है। जी हाँ, सात्विक कार्य करना है, हमें कर्म करना है और अपने कर्म के आधार पर आगे बढ़ना है। न कि जगह प्रदान है, हमारे कर्म प्रदान है, और कर्म के साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, हम अपना विकास और अपने समाज का विकास, अपने जीवन का यापन एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी राठी, आपने हमें बताया कि जीवन कैसे यापन करते हैं और कैसे समाज के तौर पर आदमी प्रबल बन सकता है और कैसे आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।